होता है हमेशा कि इसका कंट्रोल किया। वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि रोग के आने से पहले उसका बचाव ही उसका उपचार है। और वास्तव में इसका पूरी दुनिया भी इस चीज़ को समझ रही है कि इसका रोग बचाव ही इसका उपचार है। तो पूरी नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दुलना, जहां से हम यहां के सरपंच साहिबा मोहिनी देवी जिनसे बात करेंगे, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे से जो बात करेंगे खीमाराम जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए, इस संक्रमण से बचने के लिए अपनी पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की। इस समय कोरोना जैसी महामारी के 68 दिन लगभग 4 चरणों में ये लॉकडाउन लगा था, वो कंप्लीट होने वाला है। आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लॉकडाउन 5 जो कि बहुत ही कम पाबंदी के साथ स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें अनलॉक 1 भी कहा गया है उसको, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ों की छूट दे दी गई है। आप आवश्यक कार्य के लिए जाइए, अपने धंधे करिए, बहुत कुछ उसमें छूट दी है। तो आज हम बात करेंगे सरपंच साहब से, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे से जो बात कर रहे हैं, उनसे बात पूछेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपनी पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की ताकि अपनी पंचायत स्तर पर संक्रमण न फैले। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत के कम से कम देश हित में आप एक हमारे माध्यम से जो भी इस संक्रमण को रोकने में जो एक आम जनता को और जागरूक करने के लिए जो सहयोग प्रदान करने के लिए आप हमारे पास में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पंचायत स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्था की ताकि संक्रमण न फैले, जैसे सैनिटाइज हो गया वगैरह, वो हम जानना चाहेंगे। जब 22 मार्च को देशव्यापी इस कोविड-19 वायरस के कंट्रोल के लिए जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तो वैसे तो आम जनता को ये पता भी नहीं था कि ये 4 चरणों में लॉकडाउन होगा। लेकिन धीरे धीरे जो समय आगे बढ़ता गया, जो सामयिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आगे नज़र आई, आम जनता को भी नज़र आई और देश हित में देशवासियों को भी पता लगा, तो धीरे धीरे ये 1 लॉकडाउन से 2 लॉकडाउन, 2 से 3 और 3 से 4, और हो सकता है अब ये अगला 5वां भी लॉकडाउन होगा। तो उसमें जनता भी धीरे धीरे इस बात से वापस में वास्तव में वाकिफ़ होने लग गई कि इसके लॉकडाउन के बढ़ने के पीछे क्या कारण रहे। तो जनता अपने आप ही काफ़ी हद तक तो समझ गई। मतलब अब हर आदमी अपने आप को ये समझने लगा है कि ये अपने आप को बचाना ही सबसे बड़ा उपाय, न कि किसी दूसरे को कहने से ही अपन चले। ये लॉकडाउन आगे से आगे जो बढ़ता गया, जनता को जागरूक होने का सबसे बड़ा ये प्रमाण मिलता गया, क्योंकि जो उनके अंदर परिस्थितियाँ आने लगी तब तक तो उनको समझने का एक मौका मिला। हर आदमी प्रथम स्टेज पर ही हर आदमी नहीं समझ सकता, हर एक के समझने की अपनी अपनी क्षमता अलग अलग, ये तो गॉड गिफ्ट होती है। तो इसी अनुसार ये जो लॉकडाउन गया, ये कोई आम जनप्रतिनिधियों से कोई लोग नहीं समझते या कोई सरकार से भी नहीं समझते। जो आम जनता के जीवन में आने वाली जो सामयिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होती है, उसी अनुरूप ही आदमी अपने आप को संभालने के लिए अपने आप को वो प्रेरित करता है। तो ये काफ़ी हद तक तो आम जनता ने इस चीज़ को समझ लिया कि इसका कंट्रोल अब है क्या। अगली बात। बिल्कुल सरपंच साहब, तो आपने अपने पंचायत स्तर पर क्या किया वो हम जानना चाहिए। ये आगे की बात है कि फिर जब लॉकडाउन हो गया, सरकार ने भी कर दिया, फिर एक जिनके पास में जो एक जिम्मेदारी थी जनप्रतिनिधि होने के नाते, जैसे हमारे साथ में फिर बाद में सरकारी कर्मचारियों की जो एक टीम लगी हुई थी, जो सरकार ने जोड़ी थी, उसमें हम भी कोविड-19 के कंट्रोल के लिए जो भी हम भी उस टीम के एक प्रमुख रूप से एक सदस्य थे। तो जैसा सरकार की जो हिदायतें हमें दी गई कि उस अनुसार ही अपने को ट्रेनिंग देनी है और लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को समझाना। हमने समझाने का काफ़ी प्रयास किया। ख़ास तौर से जैसे टीम बनते ही सबसे पहला तो यही था कि इस चीज़ को समझो कि ये कोविड-19 है क्या और इसके कंट्रोल के क्या उपाय। पहले उस वायरस के बारे में लोगों को समझाया कि ये बीमारी है क्या और ये फैलती कैसे। जब तक ये चीज़ हमने समझाएंगे कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी का बचाव का तरीका क्या है, तब तक लोग नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 22 तारीख से मतलब एक अभियान चलाया अपने स्तर पर कि ये वायरस है क्या, ये कैसे बना
और ये बीमारी कैसे फैलाता है, तो फिर कैसे फैलाता है जब ये समझ में आ जाएगा तो स्वतः ही उसका समाधान उसी में होता है हमेशा कि इसका कंट्रोल क्या। वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि रोग के आने से पहले उसका बचाव ही उसका उपचार है। और वास्तव में इसका पूरी दुनिया भी इस चीज़ को समझ रही है कि इसका रोग बचाव ही इसका उपचार है। तो पूरी दुनिया आज इसी में लगी हुई है और उसका सबसे बड़ा बचाव ये लॉकडाउन है। और लॉकडाउन में किन चीज़ों की हिदायतों का पालन करना, कि दूरी बना करके रखना। आखिर दूरी क्यों? कि वायरस जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो टच होता है वो एक दूसरे के ऊपर टच नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार ने एक हिदायत दी कि आप दूरी बना करके रखो। हमने प्रेरणा दी, हमने सुझाव दिए और फिर बाद में अपने शरीर को भी सैनिटाइज करते रहो। तो सैनिटाइज करने के लिए अपने शरीर के ऊपर भी, लुनावा के अंदर भी हमने एक बार हाइपोक्लोराइड का स्प्रे भी किया, ट्रैक्टर से किया। फिर बाद में लोगों को और जागरूक हुए तो जनवा समाज की ओर से भी पूरे गांव के अंदर एक बार सैनिटाइज पूरा गांव किया। लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि आपके अगर मान लो अगर ये कोविड अगर आपके शरीर में किसी रूप में अगर कहीं से अगर टच हो गया तो आपके कुंडी में लग जाएगा, तो उनके दरवाज़ों पर किया, क्योंकि जहाँ अपने हाथ लगेंगे तो वहाँ भी ये मतलब वायरस आएगा। यहाँ तक कि जैसे कि कागज़ों के ऊपर भी आप कोई मीटिंग नहीं ले सकते। ये जो भी जितना भी मतलब एक दूसरे को समझाने का जो भी प्रयास किया गया वो व्हाट्सएप के ज़रिए किया गया, मोबाइल के ज़रिए किया गया। यानी आपको एक दूसरे के निकट भी नहीं आना। और कागज़ों भी, जैसा कि बैंक में भी लोगों को समझाने को मिला कि आपको वो पैसा दे रहे हैं लेकिन आपसे ले नहीं रहे। वो हो सकता है पैसों के कागज़ के अंदर भी कोरोना वायरस हो गए। तो यहाँ तक लोगों को समझाने का प्रयास किया कि बात सही है। दूरी पर वहाँ भी बैठाए रखा कि आप दूर बैठो, पैसा आप जमा नहीं कराओगे और जमा कराओगे तो वो गिन करके पहले उनको सैनिटाइज करेंगे उन नोटों को और 24 घंटे के बाद में वो अपने हाथ में लेंगे। डेयरी वालों को बताया गया कि आप नोट अगर आप पहले ड्रम में डालोगे फिर उसको सैनिटाइज करोगे, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद में उसको उठाओगे। आप दे सकते हैं सैनिटाइज किया हुआ। अपने शरीर को सैनिटाइज करना, नोटों को सैनिटाइज करना, किसी कागज़ को सैनिटाइज करने के बाद में 24 घंटे के बाद में उसका उपयोग करना। कहीं आप पानी लेने के लिए कहीं जाओगे, जैसे हैंडपम्प के ऊपर गए, समझते हैं कि भाई उस हैंडपम्प के ऊपर आम जनता वहाँ आती है, तो आप हाथ के अंदर वो मेडिकल से आप 10 रुपये का लगेगा, वो आप हाथ मोजे पहनो। हैंडपम्प के ऊपर भी हाथ लगते हैं, तो एक उनको जागरूक किया कि मेडिकल से 10 रुपये का वो ले आओ, हाथ मोजे ले आओ, उससे फिर बाद में फिर बाद में साबुन से धो करके उसको रख दो, ताकि हैंडपम्प से भी ये वायरस नहीं फैले। आप दूरी बना के रखो, मास्क लगा करके पहनो। तो लोगों को धीरे धीरे एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में ये समझने को मिले। फिर दूसरी बात फिर आई उनकी समस्याएं, जैसे लॉकडाउन की वजह से खाने पीने का सामान, किसी के पैसों की कमी, तो उसके लिए कुछ सरकार ने भी सुविधा तो की थी। सरकार हिदायतें भी दे रहे थे कि भामाशाहों के मार्फत से कुछ सुविधा करो। तो हमारे यहाँ भी एक कुछ भामाशाहों ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे आपस में मिल करके। तो हनुमान मित्र मंडल ने फिर बाद में कोई 300 किट बांटे। फिर बाद में हमारे गांव के अंदर एक जनवा समाज में गंगाराम जी चौधरी, जिनका बेटा कैलाश भाई है, उन्होंने हमें फ़ोन किया। गंगाराम जी मेरे पास में आए कि मुझे कुछ भी किट बांटने हैं। तो उनके सहयोग से भी, उनके माध्यम से भी लोगों को पता लगे कि भामाशाह ये है, ये कोई सरकारी बजट नहीं है। उनके मार्फत से भी हमने 150 किट बांटे, 50 उन्होंने अपने स्तर पर भी बांटे। फिर धीरे धीरे एक शशाराम जी भी लखा रहे यहाँ पे, जो अपने स्तर पर बांट रहे। उनके जो सेठ है दिलीप भाई जैन, उनके स्तर पर भी बांट रहे। कम से कम लुनावा में अगर नॉर्मली भी माना जाए तो 1000 किट बटे, जो एक किट कम से कम 600 रुपये के समथिंग है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि सबसे पहले इन्होंने एक अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने सैनिटाइज के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया कि किस प्रकार इस कोरोना जैसी महामारी से बचाव किया जा सकता है, किस प्रकार इसे बचा जाए। और इन्होंने उनके खाने की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर भामाशाहों के सहयोग से कुछ किट जो थे, खाने की सूखी सामग्री होती है, वो इकट्ठी की और जो भी गरीब व्यक्ति, असहाय लोग थे, उनके वितरित की। उनके लिए इस समय सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार जो यहाँ के लोग जो अपने मजदूरी के लिए बाहरी राज्यों में गए थे, उनको प्रवासी जो है तो यहाँ ही गए लेकिन उनको हम प्रवासी कहते हैं, तो उनको लाने में आपने किस प्रकार से उनकी सहायता की और यहाँ आने के बाद उनको किस प्रकार व्यवस्था किया, क्वारंटीन वगैरह किस प्रकार की आपकी पंचायत पे व्यवस्था थी, वो जानना चाहेंगे। सरकार ने, राज्य सरकार ने, जब मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब ने जब ये निर्णय लिया था कि प्रवासी बंधु जो भी यहाँ अपनी वहाँ की विकट परिस्थितियों के अनुसार
कोई यहाँ आना भी चाहे तो उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिए थे, और उन्होंने जो ये बात बताई थी कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर उनके अपने परिवार जो यहाँ पे रह रहे वो अपना नाम यहाँ पंचायत में दर्ज करा दे, और फिर बाद में ऑनलाइन के मार्फत से कलेक्टर साहब के मार्फत से वापस फिर बाद में जब ये लिस्ट चली जाएगी तो फिर बाद में उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उनका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन से फिर बाद में उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन के तहत उनको एक निश्चित जगह पर या निश्चित समय पर और निश्चित साधन के द्वारा उनको जो बुलाने का जो सरकार का जो तरीका होगा वो उनके द्वारा भेज दिया जाएगा। तो हमने तो इस सरकार की मतलब जो सुझावों के आधार पर एक पंचायत के अंदर मतलब जो प्रवासी बंधु अभी आने शुरू नहीं होते उससे पहले जो सरकार की जो एक बुलाने की जो प्रोसीडिंग थी, उस प्रोसीडिंग के अंदर हमने पंचायत स्तर पर उनका नाम रजिस्ट्रेशन करके कलेक्टर साहब को यहाँ से ऑनलाइन भेज दिया था। फिर बाद में उनके तहत फिर बाद में वहाँ पे बुलाने का जो प्रकरण चला और वो लोग उस तरीके से आए। आने के बाद में सबसे पहले हमारा यही था कि जो बाहर से आए उनको वैसे सरकार की एक सुविधा भी थी, जैसे आप कहाँ फालना तक आए या अदर वजह से मतलब चारों दिशाओं से आए तो एक उनका सरकार के कोई ऐसा कोई सिस्टम था कि जहाँ भी वो जिस गांव में जाना चाहता तो शायद 15 और 20 किलोमीटर दूरी से पहले हर जगह उनका नामकरण वहाँ पे दर्ज होता था कि आप कौन से गांव में जाना चाहता था। उससे पहले संबंधित गांव की टीम को इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आपका गांव का एक बच्चा या जो भी है प्रवासी बंधु है वो आज रवाना हो चुका है, ताकि यहाँ की टीम को अलर्ट हो जाते थे। नहीं तो टीम को क्या मालूम कि वो कौन से रास्ते से आ रहे हैं। तो उस चारों दिशाओं में उसकी खबर पहले मतलब उसको कंट्रोल कर दिया जाता था कि आज कौन आ रहा है और कहाँ से आ रहा है और कौन, यानी कि वो कहाँ से आएगा। तो अगर सपोज करो वो अगर छुपके से भी आ गया, और कई लोग ऐसे थे भी जो एक प्रकार से उस कोरोना वायरस को एक खिलौना समझते थे, तो उस हिसाब से फिर बाद में टीम हमारी अलर्ट हो जाती थी और वो उस रास्तों पर जा कर के या फिर शाम से पहले उसके घर पे जा कर के खबर कर लेते, आखिर वो घर में ही जाएगा कहाँ जाए। तो छुपके से भी हो जाता था, तो वहाँ पर जा कर के उसको ये कौन सा तरीका था उसको समझाने का प्रयास करते थे। फिर उस घर वालों को ये पता लग जाता, एक भय पैदा किया जाता था कि यार कम से कम हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए बैठे हैं, तो फिर बाद में छुपके से अंदर आने की क्या जरूरत थी। तो उनको एक एहसास करा देते थे कि आप कितने भले छुपके से आओ लेकिन सरकार तो ध्यान रखती है। आम जनता के हित में ये ज़रूरी नहीं था जो आप ये तरीका आपने अपनाया, तो उनको एक भय पैदा किया। वो भय जनता के हित के लिए था। तो वो उनको ये पता लग गया कि 14 दिन भी हमारे अपने ऊपर नज़र होगी और ये रखते होंगे, तो उनको 14 दिन फिर बाद में कैसे रखना उनको सारी हिदायतें दी। और ये एसडीएम साहब ने भी एक बैठक रखी थी, उस बैठक में हम भी गए थे और साहब ने ये भी कहा था कि प्रवासी बंधु जो भी आ रहे हैं उनको इस तरीके से रखना। मैंने भी एसडीएम साहब के ऑफिस के अंदर जब पंचायत समिति कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बैठक रखी थी, उस बैठक में एक सवाल मैंने भी एक निवेदन किया था कि सर जो जैसे बाहर से आए जिनके घर के अंदर जैसे ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो क्वारंटाइन करे, तो वो परिवार वाले किस दूरी पर बैठे। और दूसरी बात कि वो क्वारंटाइन करने वाला जो परिवार है, जो प्रवासी बंधु उनके घर में आया है, तो वो किन परिस्थितियों में वो बाहर निकले। जिनका घर छोटा है तो वो तो कम से कम इकट्ठा ही होगा। तो साहब ने ये निवेदन किया था कि ऐसे लोगों को अपने ग्रामीण स्तर पर तो ऐसी समस्या नहीं है, उनको खेत में खलियान में कहीं भी झूपा बना करके उसको रख दो। तो वो भी हमने फिर बाद में एक दूसरे से सुझाव लेने और तर्क लेने से, ताकि हमारे ऊपर भी मतलब कंट्रोल नहीं होवे या कोई ऐसा कोई दबाव भी नहीं दिया कि आपने ये क्या किया है, वो परिवार वाले कहाँ जाएंगे। तो कम से कम एक अधिकारियों से आदेश लेने के बाद में हमारा थोड़ा सरलीकरण हो जाता है और कोई नहीं। लेकिन वो कर भी सकते थे, लेकिन फिर भी एक सरलीकरण करने के लिए कभी कभी अधिकारियों से एक आदेश की हम प्रतीक्षा में रहते हैं और आदेश लेना भी पड़ता है। और ये ज़रूरी भी होता है कि ऐसी कोई बात होती है तो अपन अधिकारियों के सामने बात भी कर सकते थे। और वैसे अधिकारियों ने यह भी कहा था कि फिर भी क्वारंटाइन का अगर कोई उपयोग नहीं करे तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, मतलब 02938 222 तो वहाँ पे हम कंट्रोल रूम में फ़ोन कर लेते कि ये क्वारंटाइन नहीं हो रहा था। एक भय पैदा करके भी एक जनहित में मतलब आम जनता को राहत देने का हम सबसे बड़ा कार्य किया। तो प्रवासी बंधु भी आए, फिर बाद में उनको राहत मिली, उनको वास्तव में पता लगा कि ये हमारे लिए ही नहीं था, हमारे परिवार के लिए भी था और हमारे गाँव के लिए भी था, ये देश हित में भी था। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी और लोगों को समझाइश करके भी उनको क्वारंटीन में दिन पूरे करे। और बिल्कुल सर, हम ये जानना चाहेंगे क्या अभी तक आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई पॉजिटिव केस सामने आया है? हाँ, ये अभी 4 दिन पहले एक बच्चा 5 साल का वो एक पॉजिटिव, इन्होंने जो भी इनका सिस्टम है मतलब जाँचने का परखने का, अब उसमें कोई जनप्रतिनिधियों का तो कोई रोल होता नहीं है, लेकिन कोई जैसे कोई थोड़ा बीमार होता है या खांसी होती है, जो भी उसके लक्षण मतलब हो सकता है वो लक्षण तो किसी अन्य बीमारी के लिए भी हो गए, लेकिन फिर भी
इनके पास में टेस्टिंग क्या है और क्या नहीं, ये तो यही जाने और उसका जवाब तो यही देंगे। और ये अपने कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई ये सिम्टम्स जो होते हैं जो खांसी के, वो दूसरी बीमारी में भी हो सकते हैं और इस बीमारी में भी हो सकते हैं। उस संदेह के आधार पर भी कभी कभी ये लेके जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि सिम्टम्स इसके भी है और उसके भी है, तो जब सिम्टम्स तो दूसरे के भी हो सकते हैं, तो उसको इस दृष्टिकोण से मतलब इनको नहीं लेके जाना चाहिए कि ये संक्रमित इस हिसाब से ही है। आप उसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से, जैसे कि एक कभी अपन कोर्ट में कहते हैं कि संदेह के दायरे में उस अपराधी को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संदेह के आधार का तात्पर्य क्या होता है कि संदेह के आधार पर कैसे कह सकते हैं जज साहब कि आप जो कह रहे हैं वो बात इसी अपराध श्रेणी में आएगी या पाएगी। तो संदेह का लाभ इसीलिए दिया जाता है। एक संदेह के आधार पर आप लेके तो गए, लेकिन पूरे आम जनता को, यानी या तो टेस्टिंग में कोई गड़बड़ है, पूर्ण रूप से उसका टेस्टिंग भी उस तरह का नहीं है कि इसका जो पॉजिटिव जो केस है वो टेस्टिंग में अगर वास्तव में है तो टेस्टिंग का जो तरीका है या टेस्टिंग में जो पॉजिटिव केस जो आना चाहिए वही पॉजिटिव ही आए, न कि ये खाली मलेरिया के नाम पर ही पॉजिटिव आपने कह दिया या एक थकान के नाम पर भी आपने उसको पॉजिटिव कह दिया। आम जनता को भी परेशानी कभी कभी होती है। बिल्कुल, आम जनता फिर जब भी किसी को ऐसे कहा गया, शक दर्ज किया जाता है, तब लोग उनसे भेदभाव की संभावना और उनके घर वालों से भी भेदभाव करने लग जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि इनसे भेदभाव तो नहीं करना चाहिए। भेदभाव तो नहीं करते, हाँ, भेदभाव, लेकिन आम जनता को कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये है कि टेस्टिंग में कोई ऐसी कोई विशेष जांच का ये कोई बिंदु या तो नहीं है। भाई आप एक खांसी तो उसमें भी आ सकती है, खांसी इसमें भी आ सकती है, फिर कि ये तो नेगेटिव हो गया, तो क्या ये नेगेटिव तो इसका मतलब किया पूर्ण रूप से, या उसमें कोविड-19 जो वास्तव में क्या था, एक थकान के नाम पर भी उसमें खांसी आ सकती है। वो एक बीमार क्या पहले नहीं पढ़ते थे, बीमार क्या पहले खांसी नहीं आती थी, एक खांसी के नाम पर उसको क्या पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का कोई वास्तविक प्रमाण तो सर नहीं है। हाँ। लेकिन वो इस हिसाब से लेके जाते हैं कि अगर उनके अंदर है वो तो इसके रिस्क ना लेकर उनको पहले ही 14 दिन क्वारंटीन बस वो रिस्क के लिए जैसा कि प्रवासी बंधु को अंदर बैठे हैं। हाँ, बस हो सकता है वो दूसरों के साथ में मिल करके आया, हो सकता है, बिल्कुल उस हिसाब से उन्होंने उनको पॉजिटिव केस। वैसे तो ये सुविधा जो है ना साहब, हाँ, वैसे तो ये सुविधा जब प्रवासी बंधुओं को वहाँ से रवाना किया गया, भले वो 14 दिन वहाँ रहे, संदेह के आधार पर गवर्नमेंट की सुविधा, अगर उन 14 दिन वहाँ पे रहे और टेस्टिंग पूरी हुई और वहाँ पे इनको बीमारी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर अपनी निगरानी में उनको वहाँ से अगर सुविधा या फिर गवर्नमेंट की नज़र में अलग से 14 दिन रख करके गवर्नमेंट ने जहाँ से वो रवाना हो रहे उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने अपनी नज़र में 14 दिन उन लोगों को जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको अपनी नज़र में 14 दिन रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने पैसों से अपनी निगरानी में अगर उनको प्रवासी बंधुओं को भेजा होता तो ये तीसरा लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये 5वां और 4था ये लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये समझने वाली बात थी, मतलब डायरेक्ट उनका फिर एक संदेह के दायरे के साहब वो कहीं बीच में कहीं किसी से मिले नहीं, मतलब उनको जो जाना चाहते हैं उनको 14 दिन वहीं गवर्नमेंट की नज़र में क्वारंटाइन करते, 14 दिन के बाद में फिर बाद में कि अभी ये पॉजिटिव नहीं है तो उनको गवर्नमेंट की नज़र में उनको घर पे भेजते, जहाँ पे पॉजिटिव अभी तक नहीं आया, जिस गांव में या जिस परिवार में नहीं आता उनको घर पे भेजते। तो आज ये तीसरा, चौथा, 5वां ये लॉकडाउन भविष्य में ये आगे से आगे नहीं बढ़ता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी वहाँ रही। बिल्कुल, सरपंच साहब ने कहा कि इस प्रकार से लॉकडाउन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस स्टेप से सरपंच साहब ने बताया वो कार्य होता तो नहीं होती, लेकिन ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है सरपंच साहब, पब्लिक के हिसाब से कंट्रोल नहीं, लोग पब्लिक अपने आप में ऐसे हो गए थे कि हम घर जाना उस हिसाब से हो गया। तो सरपंच साहब मैं समझ रहा हूँ, दूरदर्शिता वाले बहुत लोग बैठे हैं, सब जानकारी सभी को होती है, ये हमारी औकात नहीं होती है, वो बात हमारे समझ है, लेकिन उनके पास में ताकत है, उनके पास में सब स्रोत है। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी, हम जब ये लॉकडाउन रात को भी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो उनके पास में कितने बुद्धिजीवी बैठे हैं। लॉकडाउन के लिए क्या जरूरी है, क्यों करना पड़ रहा है, उन्होंने कोई मंथन किया होगा। तो लॉकडाउन 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में प्रवासी बंधु को लाओ, अब ये बीमारी और आगे नहीं बढ़े और लॉकडाउन बढ़ना नहीं पड़े, तो उसके बारे में क्या पूरे देश के विद्वान तो बैठे थे ना। बिल्कुल ये बहुत बड़ी गहरी बात है। अब आप जो सवाल किया है कि ये परिस्थितियाँ हमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र, हमारी जो सोच समझ तो विस्तृत हो सकती है, लेकिन हमारे पास में और अन्य जो स्रोत है जो करने के, वो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमारी वो ताकत नहीं है। जिनके पास में ताकत है मैं उनके लिए क्या। बिल्कुल सही। तो सरपंच साहब हम ये जानना चाहेंगे, आप अब लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने पंचायत स्तर पर, अब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, 1 तारीख से
अनलॉक 1 स्टार्ट हो रहा है, उसमें कुछ छूटें दी गई, ज़्यादातर छूटें ही। तो हम आपसे अपेक्षा ये चाहते हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर क्या कहना चाहेंगे, जो लोग हैं उनको जागरूक के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके साथ रह के काम करना है, अब कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है, तो किस प्रकार आप कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत स्तर में? हाँ, वो भी मैं बताऊँगा। अच्छा, एक बीच में एक स्टेप भी मैं बीच छूट गया था। जैसे ये प्रवासी बंधु बाहर से आए थे, उससे पहले प्रवासी बंधुओं से आने के बाद में जो एक स्टेप छूट गया था कि प्रवासी बंधु जैसे बाहर से आए तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा के लिए कि कम से कम इन मजदूर वर्गों को थोड़ा बहुत एक मतलब ये आखिर भामाशाह किट देने के लिए कितने आगे आएंगे। तो एक सरकार ने नरेगा योजना शुरू की। तो नरेगा योजना के तहत फिर हमने जो सरकारी आदेश था और उसके तहत हमने चालू भी किया। तो चालू करते वक्त हमने ये भी ध्यान रखा, जो प्रवासी बंधु बाहर से आए तो उन परिवारों के सदस्य, खास तौर से भले चाहे उनका अपना प्रवासी बंधु अपने परिवार का सदस्य बाहर से आया हुआ, उसको भले चाहे खेत खलियान में किया हो चाहे घर में किया हो, फिर भी आखिर परिवार ही होता है और पूरी निगरानी भी नहीं रखते। तो उस परिवार के सदस्यों को हमने नरेगा के अंदर भी कभी भी भले उनका मस्टोल में नाम भी आ गया किसी कारणवश, जैसे पता भी नहीं लग गया या लगने नहीं दिया, तो उनको भी हमने वहाँ जाने के बाद में फिर जनता जागरूक तो हो चुकी थी और सभी को पता लग चुका था कि बाहर से किसके परिवार में आया हुआ है और सबको ये भी पता था कि उसको 14 दिन अलग रखेंगे। तो हमको जनता ने मतलब ये अवगत करा दिया कि इस परिवार के अंदर ये आया और फिर भी ये आज मस्टोल में। तो सरकार का भी आदेश था और ये जानकारी भी जरूरी थी कि भाई इस परिवार को वापस घर पे भेज दो ताकि कम से कम यहाँ फैलाव नहीं हो। तो अच्छा, रही बात अब आगे की, जैसा कि आपने आगे के लिए जो बताया, जैसे सरकार जो भी कहेगी तो हम तो यही कहेंगे कि वो जहाँ तक इन 2 महीनों में लोगों को जो अनुभव हुआ है काफ़ी कुछ तो समझ गए कि इसके पीछे जैसे दोष होते तो कई गुण भी होते हैं। लोगों को सीखने को मिला, समझने को मिला और लोग अब कि भाई कम से कम जब तक कि इस बीमारी का कंट्रोल पूर्ण रूप से नहीं होता तो लोग वैसे भी समझ गए और हम भी बता रहे हैं कि कम से कम अपन कहीं भी चौराहे पर या सर्कल पर जावे तो कम से कम मास्क लगा करके जाए। एक नंबर 2, अपन कहीं भी बात करें तो ऐसे डिस्टेंस पर रहे कि कम से कम 2 मीटर की दूरी हो गई। तीसरी बात यह है कि अपन ऐसा सभा स्थल पर भी मतलब इतनी सभा भी करने की कोशिश ना करें और करने की भी ज़रूरत पड़े तो इस कोविड कंट्रोल के सिवाय और कोई सभा नहीं करें। चौथी बात, जैसे बाज़ार खुला है तो बाज़ार वालों को भी हमने हिदायतें दी है कि अभी भी आप वो एक लक्ष्मण रेखा खींच करके आप मतलब किसी भी को भी उसके पात्र के अंदर ही आप अपना सामान दें, न कि आप अपना पात्र अगर देवे तो उसके हाथों में या उसके शरीर से ऐसा कोई टच होने की कोई ऐसी कोई गुंजाइश न के बराबर रखे। तो ऐसा एक व्यापारियों को भी अच्छा, कहीं कमटा भी चालू है तो हम उनको यही दे रहे हैं कि बनती कोशिश आप ऐसा कार्य भी नहीं करें कमटा में भी कि कहीं आपका डिस्टेंस कम न हो जाए। तो डिस्टेंस जहाँ कम नहीं हो रहा है या थोड़ा दूरी बनाए हुए अगर काम हो रहा है तो उसको हम चालू रखवाएं। बहुत बढ़िया, सरपंच साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए व्यवस्थाएं की अपने पंचायत स्तर पर। और अब हम भी यही कहना चाहेंगे, आप कोरोना के साथ अपने कार्य भी कीजिए, क्योंकि मजदूरी भी करना आवश्यक ज़रूरी है। रोज़गार मिल रहा है तो आप अगर सरपंच साहब के यहाँ नरेगा भी चल रहा है सर, नरेगा में भी जा सकते हो अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो। और हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में, बार बार हाथ धोइए और मास्क मुंह पे होना चाहिए और अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं जाइए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और हमारे से बात की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मार्फत से जो भी आपने जो एक आम जनता के लिए जो आने वाले समय में कि अब किस तरीके से निकलना चाहिए वो आप एक सार्वजनिक कर रहे हैं। एक तो हम व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लोगों को कहने के लिए निकलते और एक आपके एक इस चैनल के मार्फत से जो आप आम जनता को प्रेरित करेंगे, ये तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें हमें ये आज बोलने का और बात रखने का और ये हमें गौरवान्वित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।